नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की पृष्ठभूमि, अंतर्वस्तु और उनके काव्य का रचना विधान का अध्ययन करेंगे। निराला साहित्य की पृष्ठभूमि का इस इकाई को पढ़ने के बाद हम परिचय दे पाएंगे और उनके काव्य की जो अंतर्वस्तु है उसका उल्लेख कर पाएंगे और निराला की कविता में जो राष्ट्रीयता और नवजागरण के तत्व हैं उनको पहचान पाएंगे और उनका परिचय दे पाएंगे। तो निराला साहित्य में विद्यमान राष्ट्रीयता और नवजागरण की चेतना के विषय में हम पढ़ेंगे। और निराला प्रमुख रूप से कवि हैं, फिर भी उन्होंने बहुत सा गद्य भी लिखा है, लेकिन उनकी प्रमुख पहचान एक कवि के रूप में है। तो इस इकाई में भी उनके जो रचनाकार व्यक्तित्व है उसके अनुसार ही विशेष रूप से कविता पर और गौण रूप से गद्य पर हम केंद्रित रहेंगे। तो इतना तो हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें हम जान पाए कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से भारतीय समाज की ज्वलंत समस्याओं को उठाया और उनके कारणों को तलाशा, फिर उनका समाधान हमारे सम्मुख रखा। फिर जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य और गद्य के माध्यम से किस तरह राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम और नवजागरण की चेतना को केंद्रित किया और वाणी दी। अब चेतना जो है वो प्रसाद की कविता से अधिक उनके गद्य में, विशेष रूप से जो उनके नाटकों में दिखाई देती है, उसी प्रकार निराला के साहित्य में भी राष्ट्रीयता का स्वर जो है वो हमें देखने को मिलता है। निराला के साहित्य की जो पृष्ठभूमि है उसमें तो हिंदी साहित्य में जिस कालखंड को छायावाद या छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, वह देश के राष्ट्रीय सामाजिक पटल पर तीव्र गतिविधियों का समय था। स्वाधीनता आंदोलन इस समय चरम पर था। भारतीय जनता न केवल अंग्रेजों की राजनीतिक दास्ता से मुक्ति चाहती थी, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिक वर्चस्व को भी वह पलट करके अपनी अस्मिता को पहचानने और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए उत्सुक थी। तो 19वीं शताब्दी में देश में जब पुनर्जागरण की जो चेतना पनप रही थी, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक आते आते वह लोगों तक, जन जन तक व्याप्त हो गई। अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसे संपन्न करने, अन्याय, अत्याचार, जो दमन है उसका विरोध करना साफ दिखाई देता था। तो साहित्य के क्षेत्र में भी बंधनों से मुक्ति की जो इच्छा थी वो प्रबल हुई। मुक्ति की कामना और उसके लिए प्रयास जो है इस युग के समस्त साहित्य में मिलता है, लेकिन स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का एक विशिष्ट और सघन रूप जो है वो हमें छायावाद में देखने को मिलता है। तो आधुनिक युग के जो आलोचक हैं नामवर सिंह, उन्होंने छायावाद नाम से एक पुस्तक रची, उसकी रचना की और छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति उसमें उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब यह है कि स्वाधीनता और जागरण की जो देशव्यापी चेतना है उसकी तीव्र अभिव्यक्ति, साहित्यिक अभिव्यक्ति जो है छायावादी रचनाकारों ने अपनी जनता की रुचि के अनुसार संस्कार करके परिष्कार किया उसका। निराला के साहित्यिक संस्कारों का निर्माण जो है वो बंगाल में हुआ और आधुनिक भारतीय नवजागरण की शुरुआत बंगाल से ही हुई थी। तो ये स्वाभाविक ही था कि निराला के कविता का व्यक्तित्व नवजागरण की चेतना में हुआ हो। तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी मानसिकता और भावभूमि को प्रभावित किया था। उसके बाद हम काव्य की जो निराला के काव्य की अंतर्वस्तु है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता के भाव देखने को मिलते हैं। तो देश प्रेम का सीधा संबंध मातृभूमि के प्रति जो प्रेम होता है उससे होता है। तो निराला की कविता इस भावबोध से भरी पड़ी है। कवि अपनी वाणी को मातृभूमि की वेदना से गौरवान्वित करता है और
प्रत्येक कंठ से जन्मभूमि की पुकार सुनना चाहता है, तो जिससे चारों दिशाओं में जन्मभूमि की वंदना सुनाई दे। जैसे बूंद पर सुंदर तव छंद नवल स्वर गौरव, जननी जनक जननी जननी मातृभूमि भाषे। उसी प्रकार विदेशी आक्रांताओं से जो पद दलित जन्मभूमि है, उनके चरणों में जीवन अर्पित करके उसके आंसुओं को पोंछ देने की कामना कवि करता है। जैसे नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर शर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़। तो अपना पूरा जीवन, पूरी शक्ति, पूरा श्रम देश के लिए लगा देने की जो इच्छा है और कठिन परिस्थितियों को झेल सकने और प्राणों को न्यौछावर कर देने की जो कामना है, वही कवि के जीवन का लक्ष्य होता है। फिर प्रकृति प्रेम जो है वो देश प्रेम में बदल जाता है। छायावादी कवियों की प्रमुख पहचान उनकी प्रकृति सौंदर्य बोध और उनकी जो सशक्त अभिव्यक्ति है उसी से बना है। लेकिन ये जो प्रकृति का सौंदर्य है वो खाली सौंदर्य निरूपण नहीं है, उन कवियों के लिए प्रकृति प्रेम देश प्रेम का ही पर्याय है। तो भारत के प्राकृतिक भूगोल के भीतर भारत माता की कल्पना वास्तव में नवजागरण के साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि है। भारत का ऐसा ही चित्र खींचते हुए उसके बौद्धिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक उत्थान की कामना निराला करते हैं। जैसे भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल करे, लंका पद तल शतदल, गर्जी तोर्मी सागर जल, ज्योता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खंचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। तो हरी भरी प्राकृतिक संपदा से संपन्न भारत भूमि, इसके चरणों के समीप लंका जो है मानो शतदल कमल की तरह उपस्थित है और गरजता हुआ सागर इसके चरणों को धो रहा है। इसके वनों में फैली वनस्पतियां, लताएं और वृक्ष इसका फूलों से सजा आंचल है। गंगा की निर्मल जलधारा इसका ज्योतिर्मय हार है और सुनहरी बर्फ से ढका हिमालय इसका मुकुट है। तो इस भारत भूमि के प्राणों में जो ओंकार ध्वनि है वो गुंजायमान हो रही है, इसी की कामना कवि करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जागरण का जो स्वर है वो भी इनकी कविताओं में देखने को पर्याप्त रूप से मिलता है। जैसे जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, वर्ष कितने हजार जागो फिर एक बार। तो नवजागरण युग की प्रमुख पुकार जो है वो बंधनों के प्रति जागरूक होने और उनको तोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। और ये राष्ट्रीय उद्बोधन का युग है जिसमें दासता और अन्याय को समाप्त कर मुक्ति पाने की इच्छा जो है उन्होंने जगाई है। निराला की कविताओं में जागरण का जो स्वर है वो जगह जगह दिखाई देता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में भी जो कविता है जागो फिर एक बार, ओ विप्लव के वीर, तो ये जो कविता है उसमें प्रकृति के माध्यम से, ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जनसाधारण को जगाने और उनमें आत्मविश्वास का भाव जगाने का प्रयास किया गया है। बंधनों को झटक कर तोड़ने के लिए सक्रिय होने की प्रेरणा कवि इसमें देता है। एक और तो कवि प्रभात बेला के माध्यम से जागरण का आह्वान करता है। हजारों वर्षों से आलस्य और निद्रा में सोई हुई जनता को जगाते हुए कवि अपनी कविता में परंपरा और इतिहास के उदाहरण से प्रेरणा लेने का संदेश देता है। और दूसरी ओर न्याय और मुक्ति के लिए गुरु गोविंद सिंह के रण संग्राम का वह ध्यान दिलाता है और कहता है कि आज भी वैसी ही स्थिति है, अन्याय और अत्याचार है, दमन है। इस देश के निवासी वीर हैं लेकिन कायरता से वो
पीड़ित हैं, दीनता से वह पीड़ित हैं, तो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं है। इसलिए शेरों की मांद पर सियार का शासन है। देशवासियों को शक्ति का बोध कराते हुए वह कहते हैं कि शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता ब्रह्म हो तुम, पर रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो सोई हुई जनशक्ति को जगाना और उसे आत्मबोध प्रदान करना कवि अपना परम कर्तव्य मानते हैं। वह भारतीय जनता को इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि तुम्हारी दीनहीन पीड़ित दशा के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तो शासक तुम्हारे प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं तुम उसके योग्य नहीं हो, लेकिन अपने आलस्य और कायरता के कारण तुम्हारी जो आत्मशक्ति है वो क्षीण हो गई है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि सांस्कृतिक कीर्ति के चरम शिखर पर रहने वाले देश में अज्ञान और निराशा का अंधकार है। अपनी श्रेष्ठता को पहचानते हुए जागो और अपने शौर्य की शक्ति को सिद्ध करो। तो जागरण की शक्ति में कवि आस्था ही नहीं, कवि को उनमें पूर्ण विश्वास भी है कि ज्ञान का प्रकाश जो है वो दीनता को धोकर के विजय की दिशा की ओर अग्रसर होगा। उसके बाद हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक कथ्यों और पात्रों के द्वारा जागरण चेतना का प्रसार हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय जागरण की भावना को जगाने में इतिहास और संस्कृति का अवगाहन बहुत प्रबल होता है, सशक्त होता है। तो इतिहास के बहाने जो एक रचनाकार होता है वो वर्तमान को जीवंत बना देता है और उसकी समस्याओं से जूझने का प्रयास करता है। तो निराला की प्रतिनिधि रचनाएं जो है उसमें प्रमुख है राम की शक्ति पूजा, और दूसरी है तुलसीदास। तो इस क्षेत्र की ये महान उपलब्धियां हैं। पदाक्रांत भारतीय समाज की मुक्ति, भारतीय परंपरा के लोकनायक जो हैं राम और लोक समन्वयकारी कवि तुलसीदास, दोनों से कैसे संभव है। तो इस समस्या से कवि इन कविताओं में जूझा है कि राम की शक्ति पूजा में अन्यायी अत्याचारी रावण को पराजित करने में राम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अत्याचारी की शक्ति जो है वो प्रबल है, उस पर काबू करना आसान नहीं है। तो इस विवश स्थिति में बूढ़ा मंत्री जो जामवंत है वो राम को सलाह देता है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो मौलिक पूजन। तो राम की शक्ति अपने ढंग से साधना करते और अंत उन्हें शक्ति सिद्ध हो जाती है। तो होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, वह महाशक्ति राम वदन में हुई लीन। तो राम की कथा का ये जो प्रसंग है वो समसामयिक संदर्भ को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। तो पराजित देश के लिए शक्ति की मौलिक कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण और परामर्श कौन सा हो सकता है। तो शक्ति अनुकरण से नहीं आती है, उसकी मौलिक ढंग से उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आचरण करना पड़ता है। और राजनीतिक आर्थिक पटल पर स्वदेशी आंदोलन जो है शक्ति की मौलिक कल्पना का ही एक व्यवहारिक रूप कहा जा सकता है। और जो तुलसीदास कविता है उसमें निराला भारत की सांस्कृतिक पराधीनता के अंधकार को प्रस्तुत करते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि पश्चिमी संस्कृति से भारतीय संस्कृति की जो टक्कर है या हम उनकी सांस्कृतिक दास्ता जो स्वीकार किए हुए हैं उसके प्रति उन्होंने कठोर प्रहार किया है। तो मध्यकालीन युग में हम देखते हैं कि सांस्कृतिक
निश्चेष्टता के बीच में सांस्कृतिक अस्मिता का जो प्रश्न है वो तुलसीदास के सामने उठता है और वह अपनी पत्नी रत्नावली की धिक्कार सुनते ही उन्हें रत्नावली में माँ शारदा का साक्षात्कार होता है। तो यहीं से उनके मन में सांस्कृतिक संघर्ष की कथावस्तु घूमने लगती है जो रामचरितमानस का आधार बनती है और तुलसी के जो पारिवारिक जीवन है उसके बारे में जो कथा प्रचलित है वो इस कविता में उस उद्देश्य को प्रस्तुत करती है कि जैसे जागा जागा संस्कार प्रबल रे गया काम तक्षण वह जल देखा शारदा नील वसना है सम्मुख स्वयं सृष्टि रचना जीवन समीर शुचि निश्वासना वरदात्री जिस कलिका में कवि का रहा बंद वहाँ आज उसी में खुली मंद भारतीय रूप में सुरभि छंद निष्प्रश्रय। उसी प्रकार इनकी जो काव्य की अनुभूति है उसमें विद्रोह की भावभूमि भी है। जैसे विप्लव के वीर जो कि बादल राग इनकी कविता है उसमें नवजागरण का स्वर दिखाई देता है। तो नवजागरण का जो सबसे अधिक उद्दीप्त रूप जो है वो निराला की काव्य अनुभूति की जो विद्रोही भावभूमि है उसमें देखा गया है। तो राजनीतिक सांस्कृतिक पराधीनता से मुक्ति के स्वर की चर्चा जो है वो हमने पहले भी की थी और उसके साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में शोषण और जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं उससे मुक्ति दिलाने का जो स्वर है वो निराला का प्रमुख स्वर है। और उनकी जो बादल राग कविता है उस कविता में कृषक की या किसान की वेदना को सहानुभूति प्रदान करते हुए विप्लव के बादल का आह्वान करती है। तो विप्लव के बादल को देख करके जो अट्टालिकाएं हैं यानी जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उसमें सुखी होकर के सोए हुए जो धनिक वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है वह भी भयभीत हो जाता है। लेकिन जीर्ण शीर्ण शरीर के लिए जो कृषक है उसका वह स्वागत करते हैं कि विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन सदा पंख पर भी होता जल विप्लव प्लावन धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं जीर्ण बाहु हैं शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। और उसी प्रकार इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे वह तोड़ती पत्थर और दूसरी है भिक्षुक और तीसरी विधवा कविता। तो ये जो कविताएं हैं गरीबी और शोषण की मार से पीड़ित जनता की वेदना को वाणी देती है। कवि यहाँ एक और तो सामाजिक स्थितियों पर दूसरी ओर विधाता के विधान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और उस सोच का बहिष्कार करता है जो गरीबी और दीनता को ईश्वरीय विधान मान करके स्वीकार कर लेने की सलाह देता है। जैसे इसकी कुछ पंक्तियां हम देखेंगे भिक्षुक कविता की कि पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को वह आता पछताता पथ पर आता भूख से सुख होठ जब जाते दाता भाग्य विधाता से क्या पाते घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो ये भिक्षुक कविता की पंक्तियां हैं। उसी प्रकार जो दीन कविता है उसकी पंक्तियां देखिए कि सह जाते हो उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरंकुश नग्न हृदय तुम्हारा दुर्बल होता भग्न उत्पीड़न का राज्य दुख ही दुख यही है सदा उठाना क्रूर यहाँ पर कहलाता है शूर और हृदय का शूर सदा ही दुर्बल क्रूर। तो निराला की इसी प्रकार और भी विद्रोही स्वर वाली जो कविता है कुकुरमुत्ता और उसमें शोषित जन की पीड़ा दैन्य नहीं रहती है और बल्कि पूंजीपति के विरोध में आवाज उठाती है। और कुकुरमुत्ता को कवि ने शोषित जन का प्रतीक बताया है और गुलाब को पूंजीपति का। और गुलाब लगने में बहुत परिश्रम और साधन लगते हैं जबकि कुकुरमुत्ता
जो होता है वो स्वयं ही लग जाता है। तो बगीचे में खड़े गुलाब से एक दिन कुकुरमुत्ता जो होता है वो कह उठता है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल कर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया गुलाम, मालिक कर रखा सहाया जाड़ा धाम। शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी, और अपने से उगा मैं बिना दाने के चुगा मैं। तो यहाँ साधारण सा जो पौधा है कुकुरमुत्ता, वह अपना महत्व पहचानते हुए गुलाब को व्यंग्य करता है। तो वास्तव में साधारण जनता जो है वो विशिष्टों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का भाव इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से यहाँ व्यक्त हुआ है। तो आज की क्लास में हमने निराला के जो काव्य है उसमें राष्ट्रीयता का स्वर और उनमें जो विद्रोह की जो भावभूमि है वह, और ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो कथ्य है और उनके जो पात्र हैं उनके द्वारा जो नवचेतना का जागरण का संदेश उन्होंने दिया है उनके बारे में अध्ययन किया, और इस तरह से निराला साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है।